हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के एसएसटी का जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो न्यू सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चैप्टर के आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ठीक है कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसके क्रांति परिणाम अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे की हम करें तो फ्रांस के नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया। जी हाँ, फ्रांस की जो असेंबली निर्वाचित हुई थी 1791 में उसको एक नए नाम से संबोधित किया गया, उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। ठीक है, और 21 सितंबर 1792 को जो है फ्रांस में जो है राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो फ्रांस में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया तो 1792 21 सितंबर को। उसके बाद जो है फ्रांस जो है गणतंत्र बन जाता है। अब गणतंत्र क्या है दोस्तों? गणतंत्र का मतलब होता है सरकार का वह अंग या वह रूप जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। जैसे भारत क्या है दोस्तों? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। यानी गणतंत्र मतलब होता है जनता का शासन, यानी जिस शासन में जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। जनता अपने चुनाव के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और वो प्रतिनिधि कुछ समय के लिए निश्चित समय के लिए जो है जनता के लिए कार्य करते हैं। अगर वो प्रतिनिधि जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो जनता उन्हें अगले बार चुनाव में हरा देती है और दूसरे को चुनाव में जिताकर शासन में लेकर आती है। तो इस प्रकार से जनता जो गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रमुख को चुनाव करती है, इसे हम गणतंत्र कहते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि लुई 16 को जो है न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाया गया। यानी लुई 16 के ऊपर न्यायालय में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और यह मुकदमा न्यायालय में पूरी तरह से जो है पारित हो जाता है और उस पर आरोप सिद्ध होता है। और जैसे लुई 16 पर आरोप सिद्ध होता है तो उसे 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो फ्रांस के शासक लुई 16 को जो एक निरंकुश शासक था, है ना, उस निरंकुश शासक को फांसी कब दी गई तो 21 जनवरी 1793 को। कहाँ दी गई तो प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में। जो प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड है वहाँ पर उसे सार्वजनिक रूप से जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, अब इसके बाद फ्रांस में एक राज शुरू होता है जिस राज को हम आतंक राज कहते हैं, क्योंकि आतंक राज जो है जैकोबिन क्लब के द्वारा शुरू किया गया। जैकोबिन क्लब का जो शासक था रोबेस्पियर, उसके शासनकाल को ही हम क्या कहते हैं? आतंक राज कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि आतंक राज किस शासनकाल को कहा जाता है? तो रोबेस्पियर को कहा। रोबेस्पियर किसका सदस्य? जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो 1793 से लेकर 1794 तक के काल को आतंक का युग यानी आतंक का काल कहा जाता है। यानी ये 93 से लेकर 94 तक का काल था, एक साल का जो कार्यक्रम था उस पर एक काल को आतंक का काल या आतंक युग कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रोबेस्पियर द्वारा जो है ना एक नीति अपनाई गई, वो नीति दंड एवं नियंत्रण की, और ये बहुत सख्त नीति थी। अब रोबेस्पियर ने क्या नीति अपनाई? इस सख्त नीति के अंदर गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, यानी जो भी गणतंत्र को फॉलो नहीं करते थे या जो गणतंत्र को नहीं मानते थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उन पर जो है कार्रवाई की गई और न्यायालय द्वारा अगर वो दोषी पाए जाते थे तो उन्हें जो है गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। ठीक है, जो भी इसके खिलाफ था, किसके खिलाफ? गणतंत्र के खिलाफ था। तो उसमें किसी को भी बख्शा नहीं गया, तो चाहे वो महिला थी चाहे पुरुष थी। तो जैकोबिन शासन के काल में जो भी जैकोबिन शासन काल से नाखुश था या उससे बिल्कुल सहमत नहीं था तो उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता था। तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाता। अब गिलोटिन क्या है? तो दोस्तों गिलोटिन जो है दो खंभों के बीच लटकते और आरे वाली मशीन है। जिस तरह से दो खंभे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देखो इस तरह से दो खंभे होते थे, ठीक है, ऐसे दो खंभे होते थे और उसके बीच जो है एक मशीन होती थी और इसमें इतना बड़ा सा गड्ढा होता था और इस गड्ढे में व्यक्ति का सर आता था और ऊपर से जो मशीन गिरती थी इसका सर कलम हो जाता था।
तो ये होती थी, दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, और इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए, अब रोबेस्पियर के शासनकाल में क्या क्या किया गया था, जैसे हम देख सकते हैं, सभी के लिए समता रोटी, यानी सभी के लिए समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया था। अब समता रोटी है क्या, तो साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली रोटी को क्या कहा गया, समता रोटी कहा गया। बाकी जो है रोबेस्पियर के शासनकाल में अनेक प्रकार के जो भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया था। बराबरी का अधिकार आचार व्यवहार लागू किया गया। बराबरी का आचार व्यवहार कैसा था, जैसे पहले फ्रांस में क्या होता था, तो पहले फ्रांस में व्यक्ति को संबोधन करने के लिए कुछ आदर्श जो है सूचक वाक्यों को शामिल किया जाता था, जैसे मानस्योर, मानस्य मतलब होता है, मानस्यर मतलब होता है महाशय, ठीक है, एवं मदाम मतलब होता है महोदया। तो ये दो शब्द के स्थान पर अब सभी को जो है, सभी पुरुष और महिलाओं को, पुरुषों को क्या कहा गया, पुरुषों को सियोतेन फ्रांसीसी भाषा में नागरिक कहा गया, एवं इसी प्रकार से सेतुइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये जो पहले आदर्श सूचक वाक्य लगाए जाते थे, महाशय या मदाम, महिलाओं के लिए मदाम, पुरुष के लिए महाशय, मानस्योर, इस शब्द को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सभी के लिए समान जो है नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया। पुरुषों को सेतुइन कहा गया और महिलाओं को सेतुइन कहा गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चर्च को बंद कर दिया गया, और चर्च जो इसमें चर्च हुआ करता तो वहाँ पर कई प्रकार कार्यक्रम वाले संबोधित करने वाले या कई प्रकार नाट्यशालाएँ या और चीज़ें शुरू की गई। चर्च को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो ये रहा जिसे हम आतंक का शासनकाल कहते हैं, रोबेस्पियर का शासनकाल। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक और टॉपिक जिसका है नाम है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान रहा और महिलाएं किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में अपना योगदान देती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। तो महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी, क्रांति के बाद भी। क्रांति से पहले जो महिलाओं की स्थिति थी, तो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाहन के लिए काम करती थी। वो सिलाई, बुनाई, कपड़े धुलाई के साथ साथ जो है खेतों में काम करना, बाज़ारों में फल फूल बेचना, ये सारे काम हुआ करा करती थी। इसके साथ साथ जो है संपन्न घरों में घरेलू काम भी महिलाएं करे करती थी। कुछ महिलाएं जो वैश्यावृत्ति भी करती थी। ठीक है, महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। ये अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं था। सिलाई कढ़ाई, पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार केवल और केवल कुलीन लड़कियों को ही मिलता था। और महिलाएं जो थी लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख भी, ये सारा काम कौन करती थी? महिलाएं। इसके साथ साथ जो है घर के सारे काम भी महिलाएं करती थी। ठीक है, और इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए महिलाओं द्वारा जो है अपने समानता अधिकार को प्राप्त करने के लिए, पुरुष और महिलाओं को समानता अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो वो सोसाइटी कौन थी? महिलाओं द्वारा द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि महिलाओं द्वारा जिस सोसाइटी की स्थापना की उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, मताधिकार प्राप्त करना, असेंबली के लिए, फ्रांस की जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली, उसके लिए चुने जाना तथा राजनीतिक पदों की मांग, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? इस सोसाइटी का। और इस सोसाइटी की जो प्रमुख थी, आप कह सकते क्रांतिकारी महिलाओं में जो सबसे प्रमुख महिला थी वो थी ओलम्प दे गूंज। जी हाँ, ओलम्प दे गूंज प्रमुख क्रांतिकारी महिला थी फ्रांस की, और फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। हालांकि बाद में इन्हें आतंक के शासनकाल में फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। ठीक है, क्रांति होने के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है? सभी महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। पहले पिता चाहे महिलाओं की मर्जी हो या ना हो, महिलाओं की किसी के साथ भी शादी कर दिया जाता। पर अब ये महिलाओं को शादी के अधिकार वो खुद स्वयं ले सकती थी। पिता उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, जैसे 1791 में जो संविधान लागू किया गया था ना, 1971 में आपको बता दूँ 1791 में फ्रांस में जो है ना एक संविधान लागू किया गया। उस संविधान में फ्रांस की महिलाओं को जो है निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया। किस नागरिक का दर्जा दिया गया था? निष्क्रिय नागरिक, यानी उनका
फ्रांस की महिलाओं को जो है फ्रांस के समाज में बिल्कुल भी योगदान नहीं होगा, ना के बराबर माना गया योगदान, और इससे महिलाएं बहुत नाखुश थी, वो उसकी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, ठीक है ना। अब लेकिन ये अधिकार उन्हें प्रदान किया जाने लगा, नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाने लगा, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। पहले तलाक केवल पुरुष ही दे सकते थे, लेकिन अब तलाक जो है महिलाएं भी दे सकती थी, और बिना महिलाओं के जवाबदेही, बिना महिलाओं के सहमति की तलाक नहीं लिया जा सकता था। अब सभी वर्ग की जो महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। पहले ये सारा अधिकार जो है केवल जो प्रथम वर्ग की महिलाएं थी, कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, उन्हीं को ये प्राप्त था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आतंक जो है ना, आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, उनके तमाम प्रकार से उनके साथ जो है जोर ज़बरदस्ती की गई, और कई महिलाओं को तो फांसी पर भी चढ़ा दी गई। इसमें एग्जाम्पल ओलंपिक द गेज एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके बाद महिलाएं लगातार जो है अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन आंदोलन करती रहीं। अंततः सन 1946 में जाकर फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, उन्हें अपने मताधिकार को प्राप्त करने में जो है सफलता पाती हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है टॉपिक दोस्तों डिक्टेटरी शासित फ्रांस। डिक्टेटरी शासित फ्रांस क्या है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, जैकोबिन या आतंक के सरकार के पतन के बाद जो है वहाँ की सत्ता जो है मध्यम वर्ग के जो संपन्न लोग थे, मध्यम वर्ग के जो संपन्न लोग थे, यानी आतंक के शासनकाल के बाद फ्रांस की सत्ता जो है मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के हाथों में आ जाती है, और संपत्ति विहीन वर्ग को नए संविधान के तहत जो फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, ठीक है। और इस जो डिक्टेटरी, जिसे हम डिक्टेटरी शासन कहते हैं, इस संविधान में निर्वाचित 2 विधान परिषदों की व्यवस्था की गई, और इन परिषदों के द्वारा जो है 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया जाता था, और इसे ही क्या कहा गया, डिक्टेटरी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, 5 सदस्यों वाली, ठीक है, 5 सदस्यों वाली विधान परिषद जो है 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया, जिसे क्या कहा गया, डिक्टेटरी कहा जाता था, ठीक है। और डिक्टेटरी की इस राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के सम्राट बनने का भी मार्ग जो है प्रसिद्ध किया था। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम, साथ ही साथ दोस्तों कुछ प्रतीक है जिसको आपको करना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। टूटी हुई जंजीर, छड़ों का बाछेदार ग्रह, त्रिभुज के अंदर रोशनी वाली बिखरती आँखें, राजदंड, ठीक है, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ठीक है, लाल फ्राइजियन टोपी, और नीला सफ़ेद लाल फ्रांस का रंग, और डैनो वाली स्त्री, विधिपट, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है चित्र के माध्यम से, या ऐसे पूछा जाता है, जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद बहुत बहुत।